इस खबर के प्रायोजक हैं ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, बासी जप्ती माफी, देवतपुर, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विज्ञान और गणित सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वच्छ व शांत वातावरण, स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर शिक्षा, वाहन की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य संपादित होता है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए लल्लन चौहान, स्वागत समारोह में लोगों ने माल्यार्पण कर किया स्वागत। आजमगढ़ के नेहरू हॉल में एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन कर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किए लल्लन चौहान का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद धर्मेंद्र यादव, सचेतक लोकसभा, ने कहा कि भाजपा सरकार में गरीबों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के ऊपर अन्याय और अत्याचार चरम सीमा पर है। संगठित भ्रष्टाचार सरकार में बैठे लोग व अधिकारी कर रहे हैं। पूंजीपतियों के लिए भाजपा सरकार कानून बना रही है जिसमें पूंजीपति ही मालामाल हो रहे हैं। गरीब और गरीब होता जा रहा है। आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। मोदी योगी सरकार सरकारी संस्थाओं को औने पौने दाम पर पूंजीपतियों को बेच रही है। नौकरियों के नाम पर आउटसोर्सिंग व संविदा पर नियुक्तियां करके उनकी प्रतिभा व श्रम का शोषण किया जा रहा है। शिक्षा व चिकित्सा इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। अब आने वाले दिनों में गरीब किसान के बेटे शिक्षा अर्जित नहीं कर पाएंगे। नौकरी के नाम पर आउटसोर्सिंग व संविदा पर अपने चहेतों को रखा जाएगा जिससे आरक्षण का प्रावधान खत्म हो सके। उन्होंने कहा कि वोट पिछड़े दलितों का और लाभ बड़े लोगों को हो रहा है। अखिलेश यादव ने इसीलिए पीडीए की ताकत को मजबूत कर सन 2027 में गरीबों की सरकार बनाने का संकल्प लिया है। लल्लन चौहान ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम लोग पीडीए की ताकत को मजबूत करेंगे और वर्ष 2027 में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। वही एक ऐसे नेता हैं जो हमारी स्थिति को सुधार सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता चौहान समाज के नेता राजेश एडवोकेट ने की। कार्यक्रम का संचालन रामाश्री चौहान ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, सांसद दरोगा प्रसाद सरोज, पूर्व सांसद नंद किशोर यादव, विधायक संग्राम यादव, अखिलेश यादव, नफीस अहमद, पूजा सरोज, पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव, महेंद्र चौहान, राकेश कुमार यादव गुड्डू, श्याम चौहान, पूर्व अध्यक्ष अशोक चौहान, रामाश्री चौहान, पन्नालाल चौहान सहित तमाम लोग मौजूद रहे। किस तरह से 27 में मजबूत करेंगे समाजवादी पार्टी को? 27 में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नीतियों से जो मुझे नहीं आया करके उसके करके चौहान समाज की तरफ से हम सभी लोग एकत्रित होकर के अभी समाज का जो है वो बिखरा हुआ था कि अभी सारे करीब 80% लोग बीजेपी को वोट करते थे। अब चौहान समाज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे आश्वासन दिया उनके बातों से अब हम चौहान साहब सारे जो है पीडीए के तहत सभी लोग आते हैं और वो हमें जो भी है हमारे लिए समाज को हम सारे चौहान समाज को जो गाँव में जा करके उनको या उनके नीतियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष को नीतियों को उनको बताएंगे कि इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कि क्या चौहान समाज के लिए कर सकते हैं, उसके मुद्दों को बता करके उनको समाजवादी पार्टी ही आपने चुना, जबकि और भी दल है, तो क्या अच्छा लगा इस पार्टी में? और पार्टी में जो बीजेपी है उसमें हम लोगों को कहीं किसी तरह का कोई भी सपोर्ट या कुछ नहीं मिलती है, न कोई सुनवाई होती है। जो अत्याचार जो भी होता है चौहान समाज के ऊपर अभी भी जगह जगह हो रहे हैं, जो खाली चौहान समाज के लिए जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष या जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वही लोग एकत्रित हो गए हम लोगों के साथ कंधे कंधे मिला के चलने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे समाजवादी पार्टी से कोई अच्छी पार्टी नहीं। नेताजी आप जिस वर्ग का नेतृत्व करते हैं वर्ग से किसी को टिकट दिलाएंगे? वो तो समय आएगा जो बताएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम लोग उनके नेतृत्व में काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगेगा कि हम उनके साथ जुड़ करके या उनको पार्टी को मजबूत करेंगे तो खुद ही लोग करेंगे। नहीं, हमारे तरफ से कोई भी राष्ट्रीय जो रहेगा वो तो सुधार करेंगे। काफी संख्या में क्या किस तरह से बल मिलेगा 2027 के लिए? निश्चित तौर पर जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लगातार अभियान है पीडीए परिवार को न केवल एक करने का
बल्कि उनको जो हक है, अधिकार है, न्याय है, सम्मान है, स्वाभिमान है, ये सभी चीजें जो हमें विरासत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान में मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद जो हक अधिकार मिले हैं, उन हक और अधिकारों की लगातार बीजेपी के लोग उपेक्षा करते चले जा रहे हैं। बीजेपी के लोगों का बस नहीं चल रहा है। बस चलता तो शायद संविधान में आरक्षण खत्म कर चुके होते। बीजेपी के लोग लगातार इस बात को लेकर प्रयास करते हैं कि कैसे मनुवाद आए, कैसे सामंतवाद आए, कैसे दलित पिछड़े और मुसलमान भाई उनके हक अधिकारों को मारे, उनके सम्मान और स्वाभिमान को लगातार ठेस पहुंचाने का काम बीजेपी की सरकार में हो रहा है। घटना चाहे आदरणीय रामजीलाल सुमन जी के साथ हुई हो, चाहे इटावा में कथावाचकों के साथ हुई हो, चाहे आजमगढ़ में सनी कुमार के साथ हुई हो, हर स्तर पर बीजेपी के लोग लगातार अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ पीड़ित परिवार के लोग एकत्रित होके आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक अपनी मजबूत ताकत बनाए हैं, जिसका परिणाम आपने लोकसभा चुनाव में देखा 24 में। और मुझे उम्मीद है कि जो आपने परिणाम 24 में देखा है, उससे बहुत बेहतर परिणाम आने वाले 27 में आने वाला है। आज शुरुआत आप देख नहीं रहे, आदरणीय महेंद्र लल्लन चौहान जी की ज्वाइनिंग आपके सामने है। महेंद्र जी हमारे संघर्षशील साथी बैठे हैं। हमारे राजेश जी के बारे में, राजेश चौहान जी के बारे में भी आपने सुना, और भी बहुत सारे संगठन के लोग जो जिन्हीं कारणों से बाहर हैं, अभी नहीं मौके पे, लगातार वो काम कर रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ बहुत सफलता मिल रही है हमारे लोगों को। फिर कल की मीटिंग में बहुत सारे विपक्ष सत्ता पक्ष के ब्लॉक प्रमुखों ने आपसे शिकायत की, और एक सांसद के साथ इस तरह से बिहेवियर एडीएम करता है, तो क्या सरकार के रवैये पर ये जिला अधिकारियों का? देखिए, ये सुनियोजित तरीके से सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करना चाह रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को जो सम्मान मिलना चाहिए, प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, जो उन्हें हक अधिकार है जनता की बातों को रखने के लिए भी, कामों को कराने के लिए। आप सोचिए, एक महिला सांसद एडीएम के चैम्बर में जाके उन्हें 3 घंटे इंतजार करना पड़ता है। एक महिला पालिका की चेयरमैन साहिबा का अपमान कर रहे हैं, और इस स्तर तक का जो अपमान हो रहा है। मेरी अभी बात हुई थी कल इकरा जी से, और मैं अपनी ओर से कह सकता हूं, इस मुद्दे पर हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है, और मुझे इंतजार है 21 तारीख का जब संसद सत्र शुरू होगा, तो इस मामले को न केवल संसदीय विशेषाधिकार में के माध्यम से, बल्कि देश की संसद के माध्यम से पूरे देश के सामने भी मजबूती से उठाने का काम करेंगे हम समाजवादी लोग। नहीं, मैंने उस एफआईआर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। दूसरा क्या सर, बाढ़ के उपयोग आप निरीक्षण करने गए थे जी, क्या कमियां? देखिए, बाढ़ के आपने ठीक याद दिलाया। कल मैं बाढ़ के चौकियों का भी निरीक्षण किया। चौकियों पर तो अभी कोई व्यवस्था थी नहीं, और उससे भी ज्यादा जो चिंता की बात है कि लगातार कटान बढ़ रहा है, और जो इंतजाम सरकार ने कहा है, कल जिला प्रशासन के लोगों ने भी बैठक में आश्वस्त किया था। जब भौतिक तौर पर हमने जाके देखा, तो वो जो बाढ़ का इंतजाम है, कटान रोकने का इंतजाम, वो नाकाफी है, और लोग चिंतित हैं, लोग परेशान हैं। लोग चिंतित इस बात को लेकर हैं कि पता नहीं कब बाढ़ आएगी और उनके घरों की पूरी व्यवस्था को दुर्व्यवस्था में बदल के चली जाएगी। बहुत लोग चिंतित हैं, बांध के पार के लोग। आपसे एक सवाल और है कि आज सरकार ने फ्री दे दी, 20 साल बाद याद आई नीतीश जी को। 20 साल बाद ये याद आई क्या? अब जो कुछ भी कर लें, नहीं कहा होगा, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं बिहार के मुख्यमंत्री जी से भी, उनकी सरकार से भी, और एनडीए अलायंस से भी, कि 20 साल से आपको ये बातें क्यों नहीं याद आई? बिहार की जनता के बीच अब कोई लोग लुभावन बात चलने वाली नहीं है। बिहार की जनता फैसला लिए बैठी है, और इंडिया अलायंस को और तेजस्वी जी को, उनकी पार्टी को वहां से जिताएगी।
सर एक सवाल और है कि बिहार के एडीजी का एक बयान आया है, उन्होंने बताया है कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से बिहार में है, उन्होंने बताया कि मौसम का है मिजाज, मौसम इस तरीके के हर साल इस मौसम में अपराध बढ़ जाते हैं। जवाब कहाँ से? ये किसका जवाब है? एडीजी का जवाब। एडीजी का किसान इस महीने में खाली रहते हैं इसलिए अपराध बढ़ते हैं, उन्होंने इस तरीके तो वो भी मौसम वैज्ञानिक लग रहा। मैं कह सकता हूँ बिहार की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रखी है। आज ही की घटना मान लीजिए, आईसीयू में घुस के गोली से मारने की घटना शायद आप लोगों ने देश में कभी नहीं सुनी होगी, जो घटना बिहार में हो रही है। और लगातार नीतीश कुमार जी और एनडीए के लोग अपने सुशासन की बातें करते हैं, कानून व्यवस्था की बातें करते हैं, और ये सारी कानून व्यवस्था की पोल बिहार के अंदर खुली हुई है। और मुझे यकीन है ऐतिहासिक जीत होगी इंडिया अलायंस की। समाजवादी पार्टी तेजस्वी को इस तरीके से समर्थन नहीं, समर्थन है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आजमगढ़ की धरती से ही आके घोषणा की थी आप सबके बीच। और मैं समझता हूँ न केवल समर्थन है, बल्कि जिस तरह का भी आवश्यकता होगी समाजवादी लोग उनका साथ देंगे। सर, धान की रोपाई शुरू हो गई है, ऐसे में पानी की बात चला रही है, मगर अभी तक कोई निष्कर्ष उस पे कोई कार्रवाई अमल नहीं। बहुत असंतोषजनक जवाब आ रहे थे अधिकारियों से कल की बैठक में। आप लोगों में से बहुत सारे लोग थे, जिले के सारे जनप्रतिनिधि थे, सभी दलों के जनप्रतिनिधि थे, लेकिन सभी लोग सरकार की व्यवस्थाओं से, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो सिंचाई की हो, चाहे वो बाढ़ की हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की हो, चाहे वो खाद वितरण की हो, हर व्यवस्था से लोग असंतुष्ट थे। हमारे पूरे जिले के जनप्रतिनिधि असंतुष्ट थे। आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन आश्वासन के कोई मायने नहीं, मैं जानता हूं। और मैं ये भी जानता हूं बहुत हद तक जिले के अधिकारियों से भी ज्यादा जिम्मेदार लखनऊ में बैठे लोग हैं। कल क्या होगा सर, जनता कैसे निजात पाएगी? हम समाजवादी लोग संघर्ष कर रहे हैं, लगातार आवाज को भी उठा रहे हैं, अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं, लखनऊ में भी कर रहे हैं। 26 तारीख को हम लोग फिर लोगों के हक और अधिकार के लिए फिर एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर। ये सरकार हटाइए, जायज बिल आएगा। ये सरकार केवल पूंजीपतियों के लिए बनी है, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार चाहती है पूर्वांचल वितरण खंड जो है ये प्राइवेट करना चाहती है। मैं आज से इस बात को खुलेआम कह रहा हूँ, सरकार प्राइवेट करना चाहती है पूर्वांचल वितरण को, जिसकी वजह से लगातार दुर्व्यवस्था कर रही है, फर्जी बिल आ रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग इसको होने नहीं देंगे। जहां तक एक बड़ा गंभीर मुद्दा चल रहा है विद्यालयों के मर्जर का, हम लोग लगातार इसके पुरजोर विरोध में हैं। और हम लोग चाहते हैं गरीब से गरीब व्यक्ति का, आखिरी व्यक्ति का भी बच्चे को शिक्षा मिले, मुफ्त शिक्षा मिले, उसको फीस न देनी पड़े, किताबें ड्रेस से लेके सारी सुविधाएं मिलें। लेकिन बीजेपी वाले गरीबों की शिक्षा के विरोध में हैं, इसलिए नित्य नए इस तरह के रास्ते अपना रहे हैं। सर, क्या विधानसभा स्तर पे भी इस तरह का कोई कार्यक्रम चलाया जाएगा? बिल्कुल चलाया जाएगा, हर स्तर पर जन जागरण किया जाएगा जनता को भी, और असली परिणाम 27 में जनता के आशीर्वाद से होगा। आयुष्मान कार्ड हार्ट की जो बीमारी है उसका यहाँ इलाज नहीं है। एक आदमी चाय वाला उसका पिताजी को घर पे ले जाके उनका इलाज हो नहीं पाया। आयुष्मान कार्ड ये लगातार अव्यवस्था है, और केवल आयुष्मान कार्ड ही नहीं, ये जितने कार्ड बना रहे हैं बीजेपी के लोग, इनकी हर जगह दुर्व्यवस्था है। आप सोचिए, चुनाव आयोग ने एपिक कार्ड बनाया, आइडेंटिटी कार्ड दिया, हम सबको, पूरे देशवासियों को दिया। अब बिहार में कह रहे हैं हम इसको नहीं मानेंगे। आधार से पूरे देश की हर सुविधा, हर व्यवस्था को जोड़ा गया, सारे चीजों के डेटा इकट्ठे किए गए, अकाउंट से लेके, प्रॉपर्टी से लेके, आपके पूरी प्रोफाइलिंग आधार के आधार पे हुई। अब कह रहे हैं कि बिहार में हम आधार को नहीं मान रहे। ये बीजेपी के लोग क्या करें कोई पता नहीं। इनके सारे कार्ड ऐसे ही हैं, ढकोसला हैं। आपके बताओ 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए हर साल? 15 लाख कहा था कि हर साल लौट के आएगा, स्विस बैंक से सबके खाते में आएगा, और अभी भारत सरकार की रिपोर्ट है कि 3 गुना हो गया स्विस बैंक में पैसा। तो अब ये सवाल मीडिया के साथियों, आपके माध्यम से भी जनता के बीच बातें जानी चाहिए। हम सब विपक्ष के लोग या समाजवादी लोग, इंडिया अलायंस के लोग तो अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं।